बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद भट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। नोवा सिटी इस्लामाबाद के जो कस्टमर्स हैं, फैसल टाउन फेज 2 के जो कस्टमर्स हैं, या और सोसाइटीज के वाले से, प्रॉपर्टीज के वाले से, जो है ना, जितने भी इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स हैं, उनके लिए मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसे स्कैम्स जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड है या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड है, वो आप दोस्तों के साथ मैं डिस्कस करता रहूँ साथ साथ। अगर आप चाहते हैं कि जो डिफरेंट स्कैम्स प्रॉपर्टी के वाले से, जैसे कि अभी एक स्कैम कुछ अर्सा पहले हुआ है, जो ओवरड्राफ्ट होता है, जो ड्राफ्ट लेकर आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं प्लॉट परचेज करने के लिए, उसके हवाले से एक ओवरड्राफ्ट का स्कैम हुआ था। वो भी मेरे माइंड में था कि आप दोस्तों को अवेयर करूं कि ओवरड्राफ्ट जो है ना, उसको किस तरह से बनवाना होता है या किस तरह से चेक करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ऐसी जो चीज़ें डिस्कस करता रहो, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा, डिटेल्स। अदरवाइज अगर आपका इरादा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है नोवा सिटी का के हवाले से, एक कस्टमर ने मुझे कल जो है वो कमेंट किया था, जब मैंने स्कैम के हवाले से, एनएफटी का जो स्कैम था उसके हवाले से वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें उसका जो कमेंट था वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई क्वेश्चन रेज़ करता है, या कोई, हर इंसान को जो है ना सवाल उठाने का पूरा हक है, और कोई भी इंसान अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उसको आंसर उसे लाज़मी करना चाहिए, उसको क्लैरिफ़ाई करना चाहिए और जस्टिफ़ाई भी करना चाहिए। अच्छा, उसका जो कमेंट था मैं पढ़ देता हूँ। तो वो कह रहे थे, भाई, नोवा सिटी इस्लामाबाद इज़ आल्सो अ बिग स्कैम, बट फॉर योर स्मॉल कमीशन यू आर टेलिंग पीपल टू सबमिट देयर पेंडिंग इंस्टॉलमेंट एंड अदर चार्जेस। आप दोस्तों ने जो भी आपकी राय होती है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें इसके अंदर। मैं देखता होता हूँ कमेंट्स, और जो मुझे लगता है जिस कमेंट को आंसर करना चाहिए, या जिसकी कोई जेन्युइन रीज़न होती है या इशू होता है, उसको मैं लाज़मी अपनी वीडियो के अंदर भी कवर करता हूँ। अच्छा, इन दोस्त का जो कमेंट है, उस कमेंट की वजह से मैं आज वीडियो ये बना रहा हूँ कि नोवा सिटी इटसेल्फ उनके मुताबिक जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, और हम जो है वो अ, इस स्कैम का हिस्सा है। हम इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा रहे हैं, कस्टमर्स को कह रहे हैं कि आप किस्तें जमा करवाएं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्या नवा सिटी इस्लामाबाद वाक़ई ही एक स्कैम प्रोजेक्ट है या नहीं है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ना हिस्ट्री के हवाले से बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में प्रॉपर्टी किस तरह से डेवलप हुई है, प्रॉपर्टी में किस तरह से चीज़ें होती नज़र आई हैं, जो हमने देखी अपने अपने एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, और जिस तरह से हमने समझा है। पहले मलक रियाज के प्रोजेक्ट हुआ करते थे, बैरियर टाउन के, बैरियर टाउन फेज टू, बैरियर टाउन, सॉरी, फेज टू में, बैरियर टाउन के डिफरेंट फेजेस लाहौर के अंदर हैं, कराची में और इस्लामाबाद के अंदर है। अच्छा, ये जो फाइल सिस्टम है ना, ये फाइल सिस्टम आया है बैरियर टाउन, मलक रियाज 2000 सन 2000 के बाद से। उससे पहले नहीं होती थी ये फाइल सिस्टम। मैं समझता हूँ कि एक तरह से एक गैम्बलिंग है, या एक तरह से एक हाईली रिस्क की जो है ना वो कह लो कि इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी के अंदर। इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको लमसम पेमेंट नहीं करनी पड़ती। मतलब दो टू फैक्टर्स हैं इसके, टू डिफरेंट वेज़ हैं। कि अगर आप प्लॉट लेने के लिए जाते हैं, लेट्स सपोज़ आप सीडीए में जाते हैं या किसी भी और जगह पे लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई भी परचेज़ नहीं कर सकते चीज़। तो आपको पूरी की पूरी पेमेंट देनी पड़ती थी उस टाइम। 20 लाख का प्लॉट था, 10 लाख, अब लमसम पेमेंट करके आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लेते थे। दैट वाज़ द सेफेस्ट, कह लो कि एक प्रोसीजर था प्रॉपर्टी परचेज़ करने का। उस टाइम ये चीज़ें जो थी ना, इस तरह की फाइलें या इस तरह के पेपर के ऊपर प्लॉट की सेल परचेज़ नहीं होती थी। जिस चीज़ के जितने प्लस होते हैं, उतने उसके नुकसानात भी होते हैं। हर चीज़ के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप अगर उस टाइम की बात करें, जब फाइल सिस्टम नहीं था, तो उस वक़्त प्लॉट आपको लमसम में पेमेंट में लेना पड़ता था। जिसके पास पैसे होते थे, वो जाके प्लॉट परचेज़ करके अपना घर बना लेता था। जो सैलरीड पर्सन था, यानी कि जो आम बंदा जिसकी तनख्वाह थोड़ी-सी कम है, वो प्लॉट नहीं खरीद सकता था। उसकी ना तो ज़िंदगी में कभी उसके पास इतने इकट्ठे पैसे होने थे, और ना ही उसने प्लॉट खरीद सकना था। अब उससे मलक रियाज ने एक नया कंसेप्ट दिया, फाइल सिस्टम दिया। उसके थ्रू उसने डाउन पेमेंट में, लेट्स सपोज उस टाइम लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपया, उस वक़्त 50,000 रुपए डाउन पेमेंट के साथ जो है वो लोगों से पैसे लेता था। साथ-साथ जैसे-जैसे लोगों के पास उनकी सैलरी आती थी, लोग उसको किस्त को देते चले जाते थे, और इंस्टॉलमेंट की मद में जो है वो प्लॉट आफ्टर 3 टू 4 इयर्स उनको प्लॉट मिल जाता था। उसके बाद उनको जो पीएफ फंड या जो भी प्रोविडेंट फंड वगैरह आफ्टर रिटायरमेंट जीपी फंड मिलता था, उससे वो अपना घर बना लेते। तो ये एक तरह से
एक अगर एंगल देखा जाए तो उसको इस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया है घर बनाने के हवाले से, जो जो फाइल सिस्टम आया है। उसके बाद हम आप बात करें जो दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है फैसल टाउन, कह लो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मार्केट में, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी है। अब देखा जाए तो मलिक रियाज साहब की भी एक प्रोजेक्ट्स के हवाले से, डिलीवरी के हवाले से क्रेडिबिलिटी है। मतलब उन्होंने मैं नहीं समझता कि किसी भी हो होंगे कुछ चीता चीता बीच में केसेस, कुछ लोगों को उन्होंने प्लॉट नहीं दिए होंगे कि, लेकिन 90% उनकी डिलीवरी रही है। जितने प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं बैरियर फेज 1 से लेकर फेज 8 तक, फेज 9 तक, जितने लोग भी हैं बैरियर टाउन के कस्टमर, उनको प्लॉट मिले, उन्होंने घर भी बनाए। अब जब आप इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, उसमें लिटिगेशंस के इशू होते हैं, उसमें लैंड परचेजिंग के, उसमें रकबों के बहुत सारे इश्यूज। और मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा कि कोई भी बिल्डर जो है वो आपकी फलाह और आपकी मतलब एक खैराती इदारा खोलकर बैठा हुआ है, आपकी फलाह के लिए काम कर रहा है। हर किसी ने मोटे पैसे छापे हैं, मलिक रियाज तो लैके, फैसल टाउन वाले चौधरी मजीद तो लैके, नोवा सिटी वाले, ब्लू वर्ड सिटी तो लैके, जिन्ने भी मतलब बड़े बड़े बिल्डर्स ने, सारे ने मोटे पैसे छापे। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਕਲੈਵਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਕੈਮਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕੈਮਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ। ਸਕੈਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਕੈਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਕੈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਜਨਾਬ ਧੋਖਾਦਹੀ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰੀ, ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ ਆਲਮ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵਾਏ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨ ਆਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਵਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਸਨ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਫਤਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ FIA ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਬਲੂਵੁੱਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੂਵੁੱਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੋਈ 30-40 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੋਡ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ करके ना उसनो मतलब मार्केट में जो है वो प्लॉट ढेर सारे बेच दिए कि हमारे पास बहुत रकबा है, सारा कुछ। लेकिन रकबा सारा पीछे उनके ब्लूवर्ड सिटी का था, उनके पास लैंड थी ही नहीं। और उसका उस टाइम भी मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट जो है ना ये कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सराउंडिंग्स में सारा ब्लूवर्ड के पास रकबा है, ये सोसाइटी बनाएंगे कहाँ पे। वही हुआ, 40-50 कनाल जमीन के ऊपर तो आप सोसाइटी नहीं डेवलप कर सकते। तो वो जनाब पिछले साल जो है वो अपना ऑफिस क्लोज करके चले गए। जिनको पैसे उन्होंने कुछ 6-6 महीने के चेक दिए, आई डोंट नो वो चेक पास आउट हुए या नहीं हुए या क्या सिलसिला बना। तो ये जो इस तरह की सोसाइटीज होती हैं जिनके पास लैंड नहीं होती, जिनके पास अपना ये जो सिर्फ पेपर्स के ऊपर जो है ना वो प्लॉट बेच के सारी चीजें कर करा के साइड पे हो जाते हैं, वो सोसाइटी। और इस तरह की आपको बेतहाशा और सोसाइटीज भी नजर आएंगी मार्केट के अंदर। अब मैं किसी टाइम निकाल के आपके साथ वो
लिस्ट ऑफ सोसाइटीज अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उन लिस्ट ऑफ सोसाइटीज का नाम आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और उनका बता भी दूंगा किस किस एरिया में ये ऑपरेट कर रही थी और आप इस वक्त वो वहां मौके पे मौजूद नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ आपके लिए उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि जो जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको एटलीस्ट पता हो कि कौन सी सोसाइटी ठीक है कौन सी नहीं है। अच्छा, इस तरह की जो सोसाइटीज होती हैं ना वो बेसिकली स्कैम में आती हैं, जो धोखाधड़ी के साथ उनके पास लैंड ना हो, बदनीति हो कि यार हम 2-4 महीने में पैसे इकट्ठे करेंगे और जैसे ही 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे रफू चक्कर हो जाएंगे। दूसरी तरह की सोसाइटी अगर हम बात करें, लेट सपोज फैसल टाउन के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, फैसल हिल्स का एक प्रोजेक्ट आपको पता होगा टेक्सला के पास है, उसका एक मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है। उसमें मेरे पास अपने जाती कनाल के प्लॉट हैं, 40-80 के प्लॉट हैं, 5 मरले के, मतलब काफी हमने प्लॉट खरीदे। अब इन्होंने क्या किया था कुछ अर्सा पहले, जो दोस्त कहते हैं ना जी प्रॉपर्टी इस वक्त डाउन है, 60% लॉस पे है, 70% लॉस पे है, क्योंकि सोसाइटी डेवलप नहीं कर रही, सोसाइटी की नीयत खराब नहीं। मैं नोवा सिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊंगा कि इस वक्त स्कैम किसे कहते हैं और चीजों का मिसमैनेज करना या गैम्बलिंग करना या डेवलपर की लालच का कहना, ये एक डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट कंसेप्ट है। फैसल हिल्स में प्राइसेस जो है ना वो 2021 में जंप कर रही थी बड़ी स्पीड से, यानी कि जो प्लॉट हमने 16 लाख का बेचा वो 30 लाख का हुआ, फिर 35 का हुआ, फिर 55 का हुआ। हम एक दिन 45 लाख का प्लॉट खरीदते थे, अगले दिन 47 का हो जाता था, फिर 50 का हो जाता था, अगले दिन 51 का खरीदते थे, 55 का, तो करते करते ये 65 लाख तक 5 मरले का प्लॉट गया। और जो कनाल के प्लॉट थे वो तकरीबन वो गए 1 करोड़ 35 लाख तक, कनाल के प्लॉट सी ब्लॉक में। और इवन अगर ए ब्लॉक की बात करें तो 1 करोड़ 50-55 लाख तक, ये फैसलिट्स की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि बिल्डर किस तरह से प्ले करते हैं। अब फैसल टाउन की जो मैनेजमेंट थी फैसल हिल्स में, वो खुद ऑपरेट कर रही थी। उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और जो डेवलपर्स थे उनको कहा हुआ था मार्केट से प्रॉपर्टीज परचेज करें, प्लॉट्स परचेज करें। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होती गई, प्रॉपर्टी परचेज करते गए, लोड प्लॉट खरीदते गए, मार्केट में शॉर्टेज होती चली गई, उसकी वजह से बूस्ट अप और यकदम प्राइसेस जो है ना वो जंप कर गई। प्राइसेस इस तरह से जंप कर गई कि 16 लाख वाला प्लॉट 70 लाख तक पहुंच गया, और कनाल का जो प्लॉट था लेट्स सपोज 50-60 लाख रुपए का, वो पहुंच गया 1 करोड़ 50-60 लाख तक। उस टाइम फैसल हिल्स या फैसल टाउन की जो मैनेजमेंट थी उसने डिसाइड किया कि अब हम मार्केट में अपने प्लॉट सेल करेंगे, यानी कि जो सोसाइटी होती है ना उसके पास अपने जाती प्लॉट पड़े होते हैं और वो लाजमी रखती है अपने पास उस टाइम के लिए जिस टाइम प्रॉपर्टी ऊपर जा चुकी होती है, और उस टाइम उन्होंने वो चीजें बेचनी होती हैं, उनको उसमें मजीद फायदा हो सकता होता है। अच्छा, उन्होंने उस टाइम जब मार्केट के अंदर प्लॉट की रेट थी 1 करोड़ 35 लाख रुपया, उन्होंने उस टाइम जो कनाल का प्लॉट था वो बेचा मेरे दोस्त 1 करोड़ आई थिंक 10 लाख या 15 लाख के बीच में, 1 करोड़ 10 से 15 लाख के बीच में। 40-80 का प्लॉट बेचा 90 से 95 लाख के बीच में, यानी कि 15-15 लाख लेस, मार्केट से लेस रेट पे बेचे। अब उन्हें तो उसमें फायदा ही था कि 50 लाख का कनाल का अगर वो वैसे बेच रहे थे तो वो 1 करोड़ 10-15 लाख का उनका बेच रहा था। लेकिन नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि मार्केट के अंदर जब ये टूटी खुली ना, पीछे से सप्लाई बढ़ती चली गई अंदर से, और मार्केट के अंदर जो शॉर्टेज थी वो खत्म होनी शुरू हो गई ऐसा ऐसा। अंदर से सोसाइटी प्लॉट निकालती कि जिस बंदे ने अब प्लॉट खरीदा हुआ था 1 करोड़ 35 लाख का, जैसे कि हमने खरीदा था मार्केट से 1 करोड़ 37 लाख का सी ब्लॉक का प्लॉट था कनाल का, 40-80 का हमने खरीदा था तकरीबन 95 के कितने का, और इसी तरह 5 मरले के और इस तरह काफी प्लॉट हमने खरीदे थे। वो प्लॉट दोस्तों मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं, यानी कि वो प्लॉट पिछले 4 साल में बिके ही नहीं है हमारे। अब मैं आपको बताऊंगा उसके मार्केट रेट क्या है, फिर आप हैरान होंगे कि बिल्डर किस तरह से प्ले करता है। 1 करोड़ 35 लाख वाला जो प्लॉट है ना इस वक्त कनाल का, वो बिक रहा है 70 लाख रुपए का, 50% डाउन पे। जो 95 लाख का हमने 40-80 का प्लॉट लिया था वो बिक रहा है कोई 45-50-55 के आसपास, यानी कि जो सही जेन्युइन उसका रेट लगता है 55-60 के आसपास लगता है। और इसी तरह 5 मरले के प्लॉट जो 50 लाख वाले थे वो 25 लाख पे आ गए। तो अब आप सोचें कि एक डेवलप प्रोजेक्ट, रोड्स बनी हुई हैं, सारी चीजें मतलब कंप्लीट जो है ना वो पैकेज है वहां पे फैसलिटीज में, कमर्शियल भी है, मस्जिद भी है, सारा कुछ है, लेकिन प्राइस पिछले 3 साल से ऊपर नहीं गई, प्राइस वहीं रुकी हुई है। वजह उसकी ये है कि जितने इन्वेस्टर से सारों का सारा पैसा फंस गया,
सोसाइटी ने अपनी सारी इन्वेंट्री उठा के इन्वेस्टर्स के खाते में डाल दी, डेवलपर ने अपने पैसे निकाल लिए और सारी की सारी मार्केट का पैसा फंसा दिया। दिस इज कॉल्ड ग्रीड और गैम्बलिंग या बिजनेस मॉडल ऑफ बिल्डर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं, मुझे सिर्फ अब यहां पे आपसे सवाल पूछने हैं। नुकसान फैसल हिल्स में तकरीबन 50-60% नुकसान हो रहा है। अगर मैं प्लॉट आज बेचता हूं तो मेरा 50% मुझे लॉस हो रहा है। तो क्या ये स्कैम के खाते में नहीं आएगा? जितने लोग अपनी, अब मैं नोवा सिटी के साथ इसको कंपेयर करूंगा, नोवा सिटी के अंदर जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो भी 50 से 60% माइनस में है। फैसल हिल्स डिलीवर्स प्रोजेक्ट है, सारी चीजें वहां मौजूद है, वहां पे भी 50 से 60% डाउन है प्राइस, जो मार्केट रेट था उससे नीचे आई हुई है चीजें। तो अगर स्कैम नोवा सिटी इस्लामाबाद है तो इसका मतलब है कि फैसल हिल भी स्कैम ही हुआ ना। बिल्डर ने आपका मेरा सबका पैसा बसा के खुद निकल गया। स्कैम इसी कहते हैं ना कि किसी को धोखा देना, दो नंबरी करना किसी के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। ना फैसल हिल स्कैम है और ना ही नोवा सिटी इस्लामाबाद स्कैम है। वजह उसकी क्या है? वजह उसी की ये है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है, प्रॉपर्टी का जो रियल एस्टेट सेक्टर का फाइल सिस्टम, या कह सकते हो कि जो अभी रिसेंट हिस्ट्री में पिछले 10 साल में जो मॉडल बना है बिजनेस का, फाइल की बेसिस के ऊपर लोगों को प्लॉट देना और फिर उसके साथ फाइलों के साथ खेलना, प्राइसेस को ऊपर लेकर जाना, पीछे से सप्लाई खोल देना, प्राइसेस फिर नीचे आ जाने, फिर परचेजिंग करके फिर दोबारा मार्केट को ऊपर लेकर जाना, फिर जनाब अपनी चीजें बेच देना। तो ये इन्होंने खुद तो पैसे जनरेट किए हैं, साथ में इनके जितने इनके कंस्ट्रक्टर्स थे, बिल्डर्स थे या इन्वेस्टर्स थे, मेन पिलर्स थे, उन्होंने भी पैसे जनरेट किए। पैसा फंस जाता है मेरा, आपका या मिडिल क्लास जितने लोग हैं उनका, उसमें हमें नुकसान होता है ठीक ठाक। तो नोवा सिटी के स्कैम के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। नोवा सिटी इस्लामाबाद जस्ट लाइक फैसल हिल्स, इनके पास लैंड मौजूद है 20 से 25 हजार कनाल, इनके पास एनओसी मौजूद है, जनरल ब्लॉक की भी है, प्राइम ब्लॉक की भी है, स्पोर्ट्स सिटी की भी, और बाकी सारी जितनी जितनी कनाल की है उतनी उतनी ये डेवलपमेंट वहां कर सकते हैं। नोवा सिटी इस्लामाबाद अगर बदनीति की बुनियाद पे होता, अगर उन्होंने ये सोचा होता कि हम मार्केट से अरबों रुपए इकट्ठा करेंगे और रफू चक्कर हो जाएंगे, तो वो स्कैम था। नोवा सिटी के साथ आप ये कह सकते हैं कि उसने आपके पैसे का ख्याल नहीं किया, उसने पैसे को मिसमैनेज किया टिका के, उसने पैसे का ज़िया किया है, उसने प्लानिंग सही नहीं की, उसकी पॉलिसीज ने उसको कह लो कि सही नहीं थी। कभी इधर भाग रहा है पेशावर नोवा की तरफ, कभी लाहौर नोवा 1 के नाम से कमर्शियल प्लॉट ले रहा है, इतना महंगा प्लॉट। और फोकस जो एक प्रोजेक्ट पे होना चाहिए था, इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट पे, वो नहीं रहा। उसकी वजह से इसका अपना पैसा मार्केट में फंस गया, जो लाहौर वाला प्रोजेक्ट उसमें भी, पिशावर वाले प्रोजेक्ट में भी पैसा फंसा। और वो पैसा बेसिकली मेरा आपका था, इसका अपना जाती पैसा तो नहीं था, आपका मेरा पैसा था, जितने कस्टमर्स थे उनका था। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बंदे ने प्लानिंग बड़ी गलत की, इसने बड़ी मिसमैनेजमेंट की, इसने बड़ी ज्यादती की, लोगों के पैसे के साथ खेला, लोगों के पैसे को इसने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। आज वही पैसे जो 9-10 अरब रुपए लाहौर में लगे हुए हैं, पिशावर में 5 अरब रुपए, वो सारे पैसे इधर इस्लामाबाद के जनरल ब्लॉक के अंदर लगे होते तो वहां पे लहरें बहरें होती। यही पैसे जो है ना गवर्नमेंट के इदारों को देते, इंटरचेंज के ऊपर काम शुरू हो चुका होता अभी तक। अब ये क्या कर रहा है, कभी सरचार्ज लगा रहा है, कभी इधर से पैसे इकट्ठे कर रहा है, कभी उधर से, कभी कोई पॉलिसी देता है, कभी कुछ करता है कोई। अभी ये वहां पे स्टेडियम जो उधर बनाया फुटबॉल स्टेडियम, उसके अंदर जनाब इन्होंने ग्राउंड जो है उसके अंदर अपना कंपटीशन करवा रहे हैं कि आके लोगों को ट्रस्ट डेवलप हो कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑपरेशनल है, जमीन उसके पास पड़ी हुई है। तो स्कैम तो नहीं कह सकते, मिसमैनेजमेंट, प्लानिंग का फुकदान होना और चीजों को गलत डायरेक्शन में लेकर चलना, ये नोवा सिटी की मैनेजमेंट ने किया है। और वो हम गाहे बगाए हर जगह पे, हर पॉइंट पे कहते रहते हैं। इस वजह से, क्योंकि आपका पैसा मेरा पैसा है, मुझे इस चीज की तकलीफ होती है कि यार किसी के पैसे अगर फंसते हैं ना किसी भी वजह से, तो पैसे सिर्फ आपके नोवा सिटी में नहीं फंसे हुए, पैसे लोगों के ब्लूवर्ड सिटी में भी फंसे हुए हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में फंसे हुए हैं, फैसल हिल्स में फंसे हुए हैं। फैसल टाउन की जो फाइल है अभी तक, जो 0 पेड है या 1 पेड, आप चेक करिए, 8 मरले की फाइल -6 लाख रुपए में, यानी कि उसे 60% माइनस में बिक रही है। उसको तो कोई क्रेडिबिलिटी का इशू नहीं है, मुल्क के हालात की वजह से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं।
तो आपकी सारे सिनेरियो के अंदर क्या राय है? आपने जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताना है कि जो बात मैंने की है वो ठीक है या नहीं। हाँ, इस चीज में एक बड़ा फायदा हुआ है मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, कि फाइल सिस्टम में उनको कह लो कि रिहाइश के लिए प्लॉट मिलने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं, घर बनाने के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। लमसम पेमेंट नहीं कर सकते थे। फाइल सिस्टम में 10-10, 15-15, 20-20 हजार करके लोग किस्त जमा करवा के एट द एंड ऑफ द डे 3 साल बाद, 4 साल बाद प्लॉट का कब्जा ले लेते हैं। उसके बाद वहां पे उनका जीबी फंड निकलता है तो उसके ऊपर अपना घर बना के अपने बच्चों के लिए एक रहने के लिए छत बन जाती है। ये एक कह लो कि एक प्लस पॉइंट है फाइल सिस्टम का, जिसके अंदर लोगों को घर बनाने के लिए थोड़ा सा फैसिलिटेट हो जाता है। अदरवाइज जिस तरह से इसका ये प्लस पॉइंट है, उसी तरह के इसके नुकसानात भी हैं। फाइलें होती हैं, मौके के ऊपर प्लॉट मिलने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो वो एक कागज का टुकड़ा ही होता है। वो डिपेंड करता है बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, क्या वो आपके पैसे को सही इस्तेमाल करेगा या नहीं सही करेगा, या उसको सही इस्तेमाल करके प्लॉट की डिलीवरी की तरफ लेकर जाएगा या नहीं जाएगा, या उसके ऊपर फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। आपने कमेंट जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच।